मुंबई के डोंगरी इलाके में एक 4 मंजिला इमारत मुनहदम हो गई है। तांडेल इलाके में वाक़े केसरबाई बिल्डिंग मुनहदम होने से काफी नुकसान हुआ है। मलबे में तकरीबन 50 अफराद के दबे होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। एनडीआरएफ टीम और फायर ब्रिगेड अमला राहत रसानी के कामों में मसरूफ है। मैंने ये देखा, मैं नाश्ता कर रहा था ना सुबह में, तो एकदम बारिश आई। बारिश आने के बाद है ना, बाद में एकदम हवा आई। हवा आने के बाद है ना, एकदम हम लोग को ऐसा लगा कि पतरा गिरा। अब जब मालूम पड़ा ना पब्लिक आवाज़ है ना, तो बोले बिल्डिंग गिरी। तो हम लोग सब भागे, हम लोग सब पूरा घर वर सब छोड़ के सब भागे बिल्डिंग देखने के लिए। आवाज़ बहुत ज़्यादा, आवाज़ बहुत भयंकर थी। एकदम ऐसा लग रहा था कि पूरा मतलब बोलते ना भूकंप आ गया, एकदम वैसी आवाज़ थी। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर ये बिल्डिंग कितने फ्लोर की थी, कितने लोग लगभग? आप तो यहीं के हैं इलाके के। जब ये बिल्डिंग गिरी, मैं पीछे दरगाह है हाजी अब्दुल शाह बाबा की, मैं दरगाह में था तो एक आदमी भागते हुए आया कि बिल्डिंग गिरी। तो हम लोग सब भाग कर आए और ये बिल्डिंग कम से कम 80-100 साल पुरानी बिल्डिंग होगी और ये कम से कम अभी तक 30-40 लोग का एक अंदाजा, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 30-40 लोग हैं अंदर। और मैं अभी तक मैंने देखा हो तो 2 बच्चे निकले हैं। एक बच्चा तो सेफ था जो स्टार्ट में निकला, उसके बाद एक बॉडी गई है, मतलब वो डेट हम बोल नहीं सकते उसको, लेकिन सीरियस थे। और 2 जेंट्स हैं और 2 बच्चे अभी तक निकले हैं। कितने परिवार लगभग रहते होंगे इस बिल्डिंग में आपकी जानकारी में? कम से कम 8 से 10 परिवार है। और कितने फ्लोर की बिल्डिंग थी और क्या इसकी स्थिति थी? मतलब एक खस्ता हालत में थी। मतलब साउथ मुंबई में आप जाएंगे ना तो मोस्टली बिल्डिंग है पुरानी और एक खस्ता हालतों में ही है। अब इसका जिम्मेदार बीएमसी है, म्हाड़ा है, आमदार है, खासदार है कि नगर सेवक है, ये तो आप ही बता सकते हैं इसके जिम्मेदार। साउथ मुंबई का सर्वे कर लो, आपको मोस्टली बिल्डिंग है ऐसी मिलेगी, आपको पुरानी बिल्डिंग है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे पूरे हादसे को लेकर के इस वक्त आपके पास क्या अपडेट्स है? देखिए, 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी है, राहत बचाव कार्य जो है जारी है। अभी कुछ ही देर पहले जो है एक बच्चे को जो है निकाला गया है कपड़े में लपेटे हुए जो है, और अभी खबरें आ रही 40 से 50 लोग जो है मलबे में फंसे हो चुके हैं। जैसा कि डीएमसी ने जानकारी दी, ये केसरबाई बिल्डिंग के पास की कुछ इमारतें जो है वो भी खाली कराई गई है। बताया जा रहा है कि जो बिल्डिंग गिरी है उसके पास की इमारतों की स्थिति भी जो है वो दयनीय है, जिससे लोगों को जो है ऐसे ही अंजाम करना भुगतना पड़े, जिससे लोगों को जो है खाली कराया गया। तस्वीरों की माने तो आवाज के साथ अचानक कोई बात चल रही, आवाज ऐसी आई, बारिश तो उसके बाद जो है ये बिल्डिंग जो है वो 7 के पत्तों की तरह जो ढह गई। और तस्वीर वहाँ बता रहे हैं कि 80 से 100 साल जो है पुरानी ये बिल्डिंग है और लगातार प्रशासन से जो है बातचीत चल रही है कि ऐसे इस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को कहीं और जो है रखा जाए ताकि जान माल जो है रखा हो सके, लेकिन प्रशासन जो है किसी चीज पे जो है निर्णय नहीं ले पा रहा। इसका खामियाजा जो है वहाँ पे लोगों को जो भुगतना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि हर साल ऐसे ही जब बारिश होती है तो मुंबई में इमारतें गिरती हैं। इस बार भी हमने देखा कि आज इमारत गिर गई, इससे पहले हमने देखा मलाड में एक दीवार जो है गिर गई जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पुणे में भी जो है दीवार का हिस्सा गिरा, वहाँ पर भी देखा 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। फिर एक हादसा पुणे में हुआ, वहाँ 6 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। फिर जो नासिक में जो हादसा हुआ कि जो डैम की दीवार है वो टूट गई, इससे पानी जो है गाँव में आ गया, वहाँ पर भी 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यहाँ पे उर्दू स्कूल की दीवार थी कल्याण में, वो गिरी, उसमें 3 लोगों की मौत हो गई। तो लगातार ऐसे हादसे जो है लापरवाही से होते जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो किसी प्रकार की सूद लेने को तैयार नहीं है। अभी भी आज बिल्डिंग गिरी है, वहाँ पर भी एक बयान जारी हो रहा है, बीएमसी की तरफ सामने आ रहा है कि ये बिल्डिंग बीएमसी की नहीं है, ये बिल्डिंग जो है म्हाड़ा की है। तो कहीं न कहीं ऐसे हादसे लगातार जो हो रहे हैं और लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ये जो डोंगरी इलाका है बहुत ही कंजस्टेड इलाका है, यहाँ पे 3 से 4 आदमी जो एक साथ चल नहीं पाते हैं। संकरी गलियां हैं, स्कूल है, जो बिल्डिंगें जो है वो एकदम कटी हुई हैं, दुकानें हैं। तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, जो एनडीआरएफ की टीम की गाड़ियां हैं, जो दमकल विभाग की गाड़ियां, वो अंदर पहुंच नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे राहत बचाव कार्य पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है। अमित, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, आपको बता दें पुलिस ने अब्दुल हमीद नामी मिलिटेंट को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलवामा के काकापुरा इलाके से गिरफ्तार किया गया है अब्दुल हमीद को। हाल ही में अब्दुल हमीद मिलिटेंट सफू में शामिल हुआ था। काफी अहम खबर जम्मू कश्मीर से, पुलिस ने अब्दुल हमीद नामी मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। अब्दुल हमीद को जिला पुलवामा के काकपुरा इलाके से गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में अब्दुल हमीद ने मिलिटेंट सफू में शमूलियत इख्तियार की थी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे बिलाल इस वक्त जुड़ चुके। बिलाल, क्या कुछ तफसीलात? देखिए मुनज़्ज़ा, ये अब्दुल हमीद ने हाल ही में अंसारुल गज़वतुल हिंद नामी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है
उसमें शमूलियत इख्तियार की थी। तो उसके बाद इसके घर वालों ने भी काफी अपीलें की थी और पुलिस ने भी घर वालों को ये कहा था कि इसको अब घर लौटने को कहिए। तो हम इसके खिलाफ कोई केस अभी तक नहीं बना है, तो इसके बिना पर इसको फिर छोड़ दिया जाएगा। ताहम आज रात को ही इससे पुलिस इस मिलिटेंट को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। तो अभी तक जो हमने पुलिस के जो आला अफसर है उनके साथ जो बात की, तो उन्होंने कहा कि अभी अब्दुल हमीद ने रिसेंटली ही ज्वाइन किया था इस आउटफिट को, तो अभी तक इसके खिलाफ कोई मिलिटेंसी की कोई कार्रवाई इसने अंजाम नहीं दी है। तो बड़ा कोई केस अब तक इसके खिलाफ नहीं बना है। ताहम पुलिस जो है इस सिलसिले में तहकीकात मजीद जो है इसके साथ तहकीकात शुरू कर रही है और इससे पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल बिलाल भाई, शुक्रिया आपका। नाजरीन, एक हैरत अंगेज वाक़ये में जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में डॉक्टरों ने एक मरीजा के जिस्म से 25 किलोग्राम वजनी रसूली निकालने में कामयाबी हासिल की है। डॉक्टरों के मुताबिक सख्त तरीन दर्द में मुब्तला कुंड काजी गुंड की 75 साला फूला बेगम कुलहयात नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की टीम ने मरीजा के जिस्म से 25 किलोग्राम भारी रसूली निकाली है। डॉक्टरों ने इस ऑपरेशन को एक अहम तरीन ऑपरेशन करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि ये मेडिकल साइंस के तहत दुनिया की सबसे भारी और बड़ी रसूली है। डॉक्टरों की इस टीम ने 2014 में अनंतनाग में ही एक 18 साला लड़की के जिस्म से 22 किलोग्राम वजनी रसूली निकाली थी। तो हाई रिस्क पेशेंट था, इन्होंने भी काफ़ी ये भी किया, कोऑपरेट किया, बट फाइनली इंशाल्लाह अच्छे से हो गया। वी ऑपरेटेड दैट ओवेरियन सिस्ट एंड इट वाज वेरी ह्यूज, अराउंड 25 kgs इन वेट, 30-40 into 40 सेंटीमीटर्स वॉल्यूम में था। काफ़ी हैवी सिस्ट था, काफ़ी पेट नीचे पेंडुलस था। मुझे नहीं लगता वो पेशेंट बेचारी वो बोलती थी कि मैं अपने पैर नहीं देख रही हूँ, काफ़ी सालों से मुझे अपने पैरों पे नज़र नहीं है, क्योंकि पूरा पेट यहाँ था, दिख नहीं रहा था उसको नीचे। और फाइनली इंशाल्लाह 1 पॉइंट ब्लड उसको पहले दिया, 1 ड्यूरिंग सर्जरी देना पड़ा। डॉक्टर साहब ने आज हमारी माई को इलाज कर दिया, ऑपरेशन कर दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया है और मुबारक की बात है। ये हमको इतना उम्मीद नहीं था ये जो ठीक होएगा, आज हमारी माई ठीक होगी, आज बहुत शुक्रिया है। ये मेरी माई 2 साल से बहुत दिक्कत थी, बहुत परेशान था, हम भी हमको कुछ पता नहीं था। हमने बोला था थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इन्फेक्शन होगा या पानी होगा या हब होगा, कुछ भी होगा। जो हमने देख दिया तो हम हैरान परेशान हो गया बात में, ये क्या चीज़ था, ये तो क्या नहीं था। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आलमी शहरियत याफ्ता शायर हिमायत अली शायर का इंतकाल हो गया है। कनाडा के शहर टोरंटो में इनका इंतकाल हो गया है। 14 जुलाई 1930 को औरंगाबाद में पैदा हुए थे। पिछले 10 वर्षों से हिमायत अली कनाडा में मुकीम थे। इस वक्त की काफी अहम खबर, आलमी शहरियत याफ्ता शायर हिमायत अली शायर का इंतकाल हुआ है। कनाडा के शहर टोरंटो में इनका इंतकाल हुआ है। आपको बता दें 14 जुलाई 1930 को औरंगाबाद में पैदा हुए थे। पिछले 10 वर्षों से हिमायत अली कनाडा में मुकीम थे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अजहरुद्दीन इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजहरुद्दीन, हिमायत अली जो कि काफ़ी मशहूर शायर हैं, उनका इंतकाल हो गया है कनाडा में। अदबी हलकों के लिए कितनी गम की बात है ये, और कितनी खला पैदा हो गई है लिटरेरी दुनिया में। देखिए मुनाज़ा, हिमायत अली शायर को औरंगाबाद से कल्बी लगाव था। वो औरंगाबाद के सपूत थे, औरंगाबाद में ही उन्होंने आंखें खोली, यहीं पे उनकी इब्तिदाई तालीम हुई। औरंगाबाद से हिमायत अली शायर को कल्बी लगाव था। औरंगाबाद में उनके खानदान के लोग आज भी बसते हैं और साल 2 साल में अक्सर वो आया करते थे जब तक पाकिस्तान में थे। कनाडा जाने के बाद भी वो औरंगाबाद आते थे। तो औरंगाबाद के लोगों में और हिमायत अली शायर में एक कल्बी लगाव रहा है। और यहाँ पर आपको बता दूं कि हिमायत अली शायर पर PhD की गई है और उनके कलाम को काफी सराहा गया औरंगाबाद में। जी, हिमायत अली शायर ने कई किताबें लिखी यूँ तो, लेकिन उनकी एक नज़म जो कराची के नाम से मौसूम थी, यानी कराची उसका उन्वान था, वो काफी मुतनाज़ा रही। उसमें एक शेर था,
खुदा कहाँ नहीं है मगर यहाँ नहीं है, अजब शहर है ये, खुदा का खहर है ये नज़म काफी यानी मुतराज़ा रही। और उसी के बाद हिमायत अली शायर कनाडा गए। जी अजहरुद्दीन, और जिस तरह से आपने कहा कि काफ़ी अजीम शख्सियत रहे हैं हिमायत अली, तो उनके काम के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। क्या कुछ मशहूर कलाम उनके रहे हैं और उनके इंतकाल को लेकर के अब भी हल्के में किस तरह का रंजो गम देखने को मिल रहा है? देखिए, ये खबर औरंगाबाद के लोगों के लिए किसी सानेहे से कम नहीं है, क्योंकि औरंगाबाद के अदबी हलकों में उन्हें बहुत करीब से जाना जाता था। और आपको बता दूं, उनके फर्जंद की एक किताब का इजरा भी औरंगाबाद में आया था, इसी अमल में आया था। इसी तरह नूरुल हसनैन के भाई जो है, हिमायत अली शायर के भाई जो है नूरुल हसनैन, उनकी ताज़ा नावल चांद हमसे बातें करता है, इसका कनाडा में इजरा अमल में आया था। जी। तो हिमायत अली शायर और औरंगाबाद के लोगों का एक तरह से ताना बाना जुड़ा हुआ था। आज वो ताना बाना कहीं टूट गया है, खला पैदा हो गया है, अदबी हलकों में रंज व गम का इजहार किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल अजहरुद्दीन, काफ़ी रंजो गम पाया जा रहा है। बेहद शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक में रोशन बेग को बड़ी राहत मिली है। तवील पूछताछ के बाद रोशन बेग को रिहा कर दिया गया है। कल रात रोशन बेग को SIT ने हिरासत में ले लिया था। IMA कंपनी धोखाधड़ी मामले में हिरासत में लिया गया था। 19 जुलाई को दोबारा हाजिर होने के लिए कहा गया है। SIT ने दोबारा हाजिर होने के लिए कहा है। 19 जुलाई को दोबारा हाजिर होने को कहा गया है। कर्नाटक से बड़ी खबर है, रोशन बेग को बड़ी राहत मिली है। तवील पूछताछ के बाद रोशन बेग को रिहा कर दिया गया है। आपको बता दें, कल रात रोशन बेग को SIT ने हिरासत में ले लिया था। IMA कंपनी धोखाधड़ी मामले में रोशन बेग को हिरासत में लिया गया था। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रऊफ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रऊफ, रोशन बेग को बड़ी राहत मिली है, क्या कुछ इस पूछताछ से निकल कर आया है? जी देखिए, 13 घंटे की पूछताछ के बाद SIT ने रोशन बेग को रिहा किया है और रोशन बेग को मजीद 19 जुलाई को दोबारा हाजिर होने के लिए कहा है। अंदेशा और खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि रोशन बेग को गिरफ्तार किया जा सकता है और अदालत में पेश किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर रोशन बेग को एक बड़ी राहत फराहम करते हुए SIT ने इन्हें जो है रिहा किया है। इस वक्त तकरीबन 13 घंटे की पूछताछ के बाद, जांच पड़ताल के बाद उन्हें जो है रिहा किया गया है। रिहाई के बाद रोशन बेग ने कहा है कि उनके खिलाफ सियासी साजिश की गई है, सियासी साजिश का वो शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र के पुणे शहर जा रहे थे, कहीं भाग कर नहीं जा रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें जो है हिरासत में लिया गया और उन्होंने ये कहा कि मैं SIT को पिछले जो नोटिस आई थी किसी वजह से मैं हाजिर नहीं हो पाया था, लेकिन मैं इस पूरी जांच पड़ताल को, जांच जो तहकीकात जारी हैं उसके लिए मैं पूरा ताउन फराहम करूंगा, ये बात रोशन बेग ने कही है। और अब वो जो है मुख्तसर सा अपना बयान देने के बाद अपने घर की जानिब लौट चुके हैं। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि साबिक रियासती वजीर और कांग्रेस से अब बीजेपी का रुख करने वाले रोशन बेग को एक बड़ी राहत मिली है। जैसा कि हम जानते हैं कि रोशन बेग ने अपना इस्तीफा जो है दे दिया है और उन्होंने जो है ये बात भी कही है कि वो जो है बीजेपी से हाथ मिलाने जा रहे हैं। तो इस दौरान जो है कल जो उनकी गिरफ्तारी हुई ड्रामाई अंदाज में, माफी कीजिएगा, जिस अंदाज में उन्हें हिरासत में लिया गया और उसके बाद जो है वजीर आला HD कुमारस्वामी का ट्विटर के जरिए बयान आया कि बीजेपी की पुष्टपनाही से जो है रोशन बेग फरार होना चाह रहे थे, उनकी रोशन बेग की मदद कर रही थी बीजेपी। तो इस बयान के बाद जो है यहाँ पर सियासत भी हो रही है कि क्या इस तरह की कार्रवाई जो है SIT ने अचानक इस मौके पर, हालांकि रोशन बेग का इस पूरे मामले में नाम आए हुए कई दिन हुए हैं IMA के घोटाले में, लेकिन अचानक इस मौके पर जबकि फ्लोर टेस्ट होने वाला है और उन्होंने इस्तीफा दिया है, अचानक इस मौके पर जो कार्रवाई हुई थी उस सिलसिले में सवालात भी उठ रहे थे। तो बहरहाल SIT ने अभी उन्हें जो है रिहा करते हुए रिहा किया है और मजीद 19 तारीख को दोबारा हाजिर होने के लिए कहा है।
बिल्कुल, रऊफ और आईएमए के जो अहम मुलजिम हैं उनका भी बयान सामने आया था। वो कह रहे थे कि वो हिंदुस्तान वापस लौट रहे हैं, हिंदुस्तान से बाहर जाना बड़ी गलती थी और जिनकी वजह से ये रोशन बेग पर जो है उन पर इल्ज़ाम लगा था। तो क्या जब वो वापस आएंगे और उनसे पूछताछ होगी, रोशन बेग फिर से मुश्किल में पड़ सकते हैं? हाँ जी, देखिए ये एक आर्जी राहत है रोशन बेग के लिए, ये मुस्तकिल राहत नहीं कही जा सकती, क्योंकि आईएमए के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोहम्मद मंसूर, वो कुछ या कल आज तक या कल तक जो है हिंदुस्तान लौटने वाले हैं, जैसा कि उन्होंने अपनी वीडियो में कहा है कि वो हिंदुस्तान आ रहे हैं। लेकिन ये वीडियो कहाँ से आया है, किधर से आया है, ये इसका कोई पता नहीं। बहरहाल वो जब आएंगे तो उन्होंने मंसूर ने ये बात कही है कि वो जो है तमाम तफसीलात जो है फराहम करेंगे, तमाम दस्तावेजात फराहम करेंगे, किसने उनसे पैसा लिया है, कौन कौन इसमें शामिल हैं, किसके पर जो है रिश्वत लेने का इल्ज़ाम है, ये तमाम चीज़ें वो जो है तहकीकाती टीम को देंगे, ये बात उन्होंने कही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि उनकी आने के बाद किस तरह ये SIT अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और किस तरह इस मामले में जो है पेशरफ्त होती है। मोहम्मद मंसूर खान के आने के बाद ये तमाम बातें और भी वाज़ह हो सकती हैं। जी बिल्कुल, रऊफ, और जिस तरह से कुमारस्वामी ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी के लीडरान जो है वो रोशन बेग की मदद कर रहे थे इस सब से भागने के लिए। जी देखिए, कुमारस्वामी का इल्ज़ाम अपनी जगह बजा है, क्योंकि जिस वक्त रोशन बेग कल रात एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे, तो एयरपोर्ट से प्राइवेट फ्लाइट में चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए जा रहे थे, तो उस वक्त जो है रोशन बेग के साथ बीजेपी के रियासती सदर BS येडियुरप्पा के PA संतोष भी थे। उनका नाम भी था संतोष और रोशन बेग का, जैसा कि फ्लाइट की बुकिंग भी है और उस बुकिंग के में भी जो है दो ही लोगों का नाम है, एक रोशन बेग है, दूसरे संतोष का नाम है। तो संतोष का वहाँ पर रहना, उनके साथ जाना, जाहिर सी बात है कि ये एक तरह से जो है बीजेपी उनकी ताईद में खड़ी हुई है, बीजेपी उन्हें पीछे से सपोर्ट कर रही है। और इस पूरे मामले में ये भी देखने को मिला कि बीजेपी के जो MLA हैं, एक MLA भी जो है उस मौके पर वहाँ पर हाजिर थे एयरपोर्ट में जब वो यहाँ से जा रहे थे। तो इसीलिए जो है कुमारस्वामी ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि ये एक सबूत है कि किस तरह बीजेपी रियासती गवर्नमेंट को मुनहदिम कर रही है, किस तरह MLAs को जो है अपनी जानिब खींच रही है। MLA कांग्रेस के MLAs हों या JDS के MLAs हों, अभी तक ये बीजेपी कहते हुए आ रही थी कि हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट को गिराने में हमारा कोई रोल नहीं है, हम जो है ये खुद ब खुद गवर्नमेंट गिर रही है, खुद ब खुद जो है गवर्नमेंट जो है मुनहदिम हो रही है। लेकिन अब इसके बाद जो है ये साफ हो रहा है कि गवर्नमेंट बीजेपी का भी रोल इसमें अहम है, गवर्नमेंट को मुनहदिम करने का। ये सबूत के तौर पर कुमारस्वामी ने कल अपने ट्वीट में पेश किया है। जी बिल्कुल रऊफ, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं, बिहार में सैलाब का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब तक 12 अजला में सैलाब की गिरफ्त में आ चुके हैं और करीब 26 लाख लोग इससे मुतासिर हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज 18 की टीम ने ऐसी तस्वीरें भेजी हैं जो हुकूमत को जगाने के लिए काफी हैं। नेपाल से हिंदुस्तान आने वाले पानी की ये तूफानी बिहार के कई हिस्सों में तबाही ला रही है। ये नज़ारा इंडो नेपाल सरहद के सोनबरसा बॉर्डर का है और मूसलाधार बारिश की वजह से यहाँ इंडो नेपाल के दरमियान सड़क का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है। पानी का दबाव बढ़ता जा रहा है। नेपाल की तरफ से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो बिहार में काफ़ी तबाही ला रहा है और ये वही पानी है जो नेपाल की नदियों की तरफ से आ रहा है। और आपको बता दें कि इस वजह से लगातार बिहार के जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो सीमावर्ती जिला हैं, वहां बाढ़ की स्थिति हो चुकी है। सैलाब से सबसे ज्यादा तबाही सीतामढ़ी में हुई है। यहाँ कई इलाकों में घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया है। हालात ये हैं कि रेगा सीतामढ़ी रोड महज 24 घंटे के अंदर झील में तब्दील हो गया है।
ये सीतामढ़ी रीगा रोड है और कल तक यहाँ गाड़ियां सर पर दौड़ा करती थी। आज की स्थिति ये है कि कमर से ऊपर तक पानी हो गया है। सुपौल के भी कई हिस्से सैलाब की गिरफ्त में आ गए हैं। यहाँ इंडो नेपाल सरहद के पास वीरू बैराज के 56 गेट खोल दिए गए हैं, जहां से लाखों क्यूसेक पानी लगातार डिस्चार्ज हो रहा है। पानी बिहार के अलग अलग हिस्सों में अपना खौफनाक मंजर दिखा रहा है। हिमालय इसका उद्गम स्थल है। हिमालय से निकलती हुई कोसी बिहार में प्रवेश करती है और ठीक यहीं से मैं जहां खड़ा हूं ये ग्राउंड जीरो है और यहीं से ये नेपाल में पड़ता है और यहीं से ये नदी धीरे धीरे बिहार में प्रवेश कर रही है। अररिया के कई इलाकों में भी सैलाब का पानी दाखिल हो गया है। यहाँ मदनपुर में सड़कों पर कमर तक पानी बह रहा है और लोग बदहाली की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अररिया के अभी हम मदनपुर इलाके में हैं और यहाँ पूरा इलाका डूबा हुआ है। 4 से 5 फीट पानी सड़क पे बह रहा है। वैसे बिहार में सैलाब की वजह से कोसी और उसकी मुआविन नदियों के साथ ही बागमती भी तबाही कर रही है। बागमती नदी भी नेपाल से ही निकलती है, जो नेपाल के नौनथर इलाके से होते हुए बेरगुनिया के रास्ते सीतामढ़ी और शिवहर में दाखिल होती है। तस्वीरों में आप साफ साफ बागमती नदी का खौफनाक मंजर देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बिहार के पूर्णिया में सैलाब से आमदोरफ्त काफी मुतासिर हुई है। 200 से जायद गांव सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं। हालात अगर ऐसे ही बने रहे तो परेशानियों में और इजाफा होगा। कोसी और सीमांचल के गांवों में बरसात के दिनों में ग्रामीण सड़कों और पुल पुलियों की हकीकत सामने आती है, क्योंकि यह निचला इलाका होने की वजह से कई पुल पुलियों की जो बनाने की ज़रूरत थी वो पूरी नहीं हो पाती और कई पुल पुलिये इस तरह से बने होते हैं जो कि पहली या दूसरी बरसात में ही चौपट हो जाते हैं। यही नहीं, जो लंबित तरीके से काम होते हैं, यानी कोई काम लगा करके कई सालों तक उसे छोड़ दिए जाने से भी कई पुल पुलियों का निर्माण नहीं हो पाता। हम दिखा रहे हैं अररिया और पूर्णिया जिले की सीमा पर यह एक ग्रामीण सड़क का हाल है, जिसे जो अभी जो सैलाब के पानी से उसका बोर्ड दिख रहा है और सामने ये निर्माणाधीन पुल है। अगर ये पुल बन गया होता, लगभग 4 सालों से बन रहा है, यानी 4 बरसात देख चुका है यह पुल, अगर इसका निर्माण हो गया होता तो कई गांव के लोगों को फायदा होता। हम ऐसे ही ग्रामीण से बात करते हैं कि कितना दिन से पुल बन रहा था। और देखिए 4 साल से सर। अच्छा। ये पुल बनने से बहुत ग्रामीण को बहुत फायदा है। यहाँ का जो प्रोग्रेस है, जो दुकानदारी है, कारोबार, वो हर चीज़ बढ़ जाएगा। यहाँ पे वो दोनों साइड का पाया उसका ध्वस्त हो गया है। जो बनाने में जो मिस्त्री जो फॉल्ट किया है, वो फॉल्ट का वजह से दोनों साइड का पुल उसका जो पाया है वो ढल गया नीचे। वो फिर उसको दोबारा जो है रिपेयरिंग किया जाएगा। तो ये जो हाल है यह बता रहा है कि ग्रामीण सड़क और पुल पुलियों के निर्माण में जो काम हो रहा है उसकी हकीकत क्या है। 4 साल से यह एक ज़रूरी पुल बन रहा है जो कई गांवों को कनेक्ट करने वाला था, लेकिन निर्माण की गति इतनी खराब और धीमी है जिसकी कहानी ग्रामीणों ने यहाँ बता दी है। तो सैलाब के दिनों में ऐसे पुल जो हमारे ग्रामीण विकास की हकीकत है उसको सामने लाते हैं और यह बताते हैं कि काम किस तरह से हो रहा है और काम को किस तरह से होना चाहिए। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज़ 18 अररिया। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।